बच्चों, आज हम हिंदी कक्षा 9वीं के छत्तीसगढ़ी भाषा और साहित्य खंड से पाठ 4 एक सूरज टगला थे एकर बारे में पढ़बुन। सूरज टगला थे ये पाठ के रचनाकार हैं संत कवि पवन दीवान। संत कवि पवन दीवान छत्तीसगढ़ के बहुत जाने माने रचनाकार रहिन और उनकर जन्म होइस 1 जनवरी 1945 के और उनकर अवसान होइस अर्थात उनका निधन होइस 2 मार्च 2014 के। संत पवन दीवान के जन्म राजिम के पास किरवई नामक गांव में होइस और उनकर प्रारंभिक शिक्षा शुरुआती शिक्षा राजिम, बासिन, फिंगेसर ये आसपास के गांव में हुई। संत पवन दीवान जी बहुत विद्वान व्यक्ति रहिस। वो मन 3 विषय में एमए करिस, जेला हम कथन स्नातकोत्तर के उपाधि 3 विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त करिस, वह तीनों भाषा में, हिंदी में स्नातकोत्तर, संस्कृत में स्नातकोत्तर और अंग्रेजी में स्नातकोत्तर, और तीनों के बहुत ज्ञाता रहिस। संत पवन दीवान जी एक प्रखर वक्ता के रूप में और सहृदय साहित्यकार के रूप में जाने जाते हैं। संत पवन दीवान जी हर राजिम जो हमारे छत्तीसगढ़ के धर्म नगरी है वहाँ से 3 पत्रिका के संपादन करिस, 3 पत्रिका निकालिस, एक अंतरिक्ष, दूसरा बिंब और तीसरा महानदी। संत पवन दीवान जी संतो रहिस, वो भागवत के प्रवचन करता रहिस, वो एक राजनेता भी रहिस, लेकिन बोला संत के रूप में और सुहृदय साहित्यकार के रूप में बोला जाने जाते। संत पवन दीवान जी संस्कृत विद्यालय राजिम के प्राचार्य भी रहिन। उनकर बहुत अगन रचना है, जिनमें प्रमुख रचना है मेरा हर स्वर इसका पूजन, अंबर का अंतरिक्ष, फूल, मर मर कर जीता है मेरा देश, मेरे देश की माटी और यादों में आते हैं गांधी। ये उनकर प्रमुख रचना रही। उनकर रचना के खास बात उनकर भाषा शैली हर बहुत सहज, बहुत प्रवाह युक्त, लयात्मक रही। जब ये पाठ ला पढ़बुन सूरज टगला थे तब उनकर भाषा और उनकर साहित्य में जो पकड़ है ओकर बारे में हम जानबोन। और संत पवन दीवान जी लोक के भी बहुत ज्ञाता रही। एकर कारण उनकर भाषा में छत्तीसगढ़ के सांस्कृतिक शब्दावली बहुत आहे। संस्कृति से संबंधित साहित्य में जब बात आते तो वह बहुत अपनापन लगते। बोला पवन दीवान जी ला अपन माटी, अपन मातृभूमि और अपन मातृभाषा के संबंध में बहुत प्यार रही। ये पाए कि छत्तीसगढ़ के जनता वाला कहाँ है, पवन नोहे आंधी ये और छत्तीसगढ़ के गांधी ये पाए। ये बात काबर कहा है कि संत पवन दीवान जी के छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण में बहुत 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 बड़का योगदान रही। ये पाए कि बोला पवन नोहे आंधी ये और छत्तीसगढ़ के गांधी ये कहा है। तो आओ अब ये पाठ के बारे में हम जानथन। सूरज टगलत है। सूरज टगलत है ये पाठ मूलतः गर्मी के बारे में जीवंत चित्रण है। जब ये पाठ ला पढ़बो तो ऐसे लगते है कि गर्मी के चित्र बन गए एकदम।
और आप ला अनुभव करे लगी गर्मी के दिन ला, तो ये पाठ ला बहुत बढ़िया आप समझ सकते हो और बहुत बढ़िया में मज़ा ले सकते हो और एक जीवंत चित्र गर्मी ऋतु के बारे में आप जान सकते हो कि गर्मी ऋतु में कौन कौन तरह के घटना घटते और कौन कौन तरह से हम अनुभव करथन, हमार जीवन ला गर्मी ऋतु हा कैसे प्रभावित होते और हम गर्मी ऋतु से कैसे प्रभावित होतन। चलो ये पाठ के पहली और दूसरा पद के बारे में समझथन। टघल टघल के सूरज, टघल टघल के सूरज झरत है धरती ऊपर, डबकत गिरे पसीना, डबकत गिरे पसीना, माथा छिपिर छापर। चलो ये पाठ के अर्थ जानथन। टघल टघल के सूरज झरत है धरती ऊपर, टघल टघल कर माने पिघल पिघल कर सूरज सूर्य धरती के ऊपर गिरत है, गिर रहा है। कैसे गिर रहा है? हम देखते हैं जब लोहा बहुत पिघल जाता है तो वो एकदम पानी बन जाता, वैसे ही सूरज पिघल रहा है और उसके जो प्रकाश की जो किरणें हैं, उनकी प्रकाश की किरणें धरती ऊपर गिर रहा है और उसका प्रभाव क्या हो रहा है? डबकत गिरे पसीना, डबकत गिरे पसीना, माथा छिपिर छापर। शरीर में के अंदर जो पानी है वो पानी उबल रहा है, डबक रहा है, माने उबल रहा है और इसके उबलने के कारण क्या हो रहा है? माथा के ऊपर, मस्तक के ऊपर पानी आप देखे हो ना, आप सब देखे हैं कि पसीना ऐसे छपछपा जाता है, उसी को बोलते हैं छिपिर छापर हो जाना। तो पसीना माथे में छिपिर छापर हो गया है। अगला पद देखिए। झान चलत है चारों कोती, तिबगे कान झवागे चेथी, तिबगे कान झवागे चेथी। झांझ चलत है चारों कोती, झांझ लू, चारों तरफ लू चल रहा है। उसके परिणाम क्या हो रहे हैं? हमारे कान तिब गए, इतनी गर्मी कि हम व्याकुल हो गए, हमारे कान तिबना मतलब व्याकुल हो गए और चेथी गर्म हो गया है। झवागे चेथी, झवाना का अर्थ होता है जब कोई आग में के ताप में किसी वस्तु को हम रख देते हैं ताप में तो वो थोड़ा सा सिकुड़ जाता है, उस सिकुड़े हुए भाग को झवाना कहते हैं। तो झांझ ऐसे चल रहा है चारों तरफ से कि हमारा काम तिब गया है और हमारा चेथी झमा गया है, कुमला गया है। और सुलगत है आँखी में आगी, सुलगत है आँखी में आगी और पाँव परत है एती ओती। आँख लाल हो गया है, आँख लाल हो गया है। सुलगना, सुलगना, जब आँख सुलगता है तो लाल दिखता है ना, वैसे ही गर्मी में हमारे आँख सुलग रहे हैं और हमारे आँख लाल हो गए हैं। और इसके परिणाम क्या हो रहे हैं? हम जब चल रहे हैं तो हमारे पैर इधर उधर पड़ रहे हैं, हमारे पैर एक सही दिशा में नहीं पड़कर इधर उधर पड़ रहा है। तो ऐसा व्यापक प्रभाव हमको गर्मी का देखने के लिए मिल रहा है। अब अगला पद देखते हैं। भरे पलपला जरे भोंभरा, फोरा पड़ गे गोड़ माँ और फिनगेसर के रेंगत रेंगत पानी मिलिस पोण माँ। तीसरे पद के बारे में देखते हैं। तीसरे पद में लिखता है कवि और कितना सुंदर वर्णन करता है गर्मी के दिनों में, इसके बारे में देखते हैं। भरे पलपला जरे भोंभरा, देखिए कवि कहता है भरे पलपला, पलपला क्या है? बहुत सारे बच्चे आज इसको नहीं समझेंगे, जो बच्चे एसी में रहते हैं, जो कूलर पंखा में रहते हैं, वो नहीं समझेंगे। पलपला क्या होता था? आग, और आग भी नहीं, जब आग एकदम से जब खप जाता था तो उसके बारीक बारीक हो जाते थे। ऊपर से आग नहीं दिखता था परंतु अंदर राख के अंदर जो तपन, उसको कहते हैं पलपला। तो उस तपन में आप डाल देंगे हाथ तो हाथ जल जाता, परंतु ऊपर से आग नहीं दिख रहा है,
इसको कहते हैं पलपला। और भोमरा, भोमरा उसे कहते हैं जब पहले बैलगाड़ियाँ चलती थी और बैलगाड़ी के चलने से रास्ते में मिट्टी एकदम बारीक कण हो जाता था, धूल बन जाता था, बारीक धूल। और बारीक धूल जब गर्मी सूर्य के ताप से जब तप कर एकदम गर्म हो जाता था, उसको बोलते थे भोमरा। और उस भोमरा में चलना, खाली पैर चलना। आज तो सब बच्चे, सारे लोग जूते चप्पल पहन चलते, पहले के लोग तो बिना जूता चप्पल के चलते थे। तो उससे जो जलता था, तो उसके बारे में कवि कहता है, भरे पलपला जरे भोमरा और फोरा पड़ गए पाँव में। पाँव में चलने से, भोमरा में चलने से पाँव में फोड़ा पड़ गया, फोड़ा आ गया। और फिनगेसर के रेंगत रेंगत पानी मिलिस पूर्णमा। फिनगेसर क्या है? एक गांव के नाम। और पूर्ण क्या है? दूसरे गांव के नाम। जो राजिम के आसपास जो गांव है उसके बारे, माने इतनी दूरी करने के चलने के बाद पानी मिला, अर्थात पानी का अभाव हो गया है, हमको पानी नहीं मिल रहा है। तो कवि लिखता है, फिनगेसर के रेंगत रेंगत पानी मिलिस पोड़ में। हम इतनी दूरी तय कर लिए तब हमको पीने के लिए पानी मिला। अगला पंक्ति देखिएगा, नदिया पातर पातर हो गए और तरिया रोज अटावा थे। गर्मी के दिन में नदी पातर होना, नदी पातर होना अर्थात धार पतला होना। नदी कोई इतनी चौड़ी नदी है वो थोड़ी पतला हो जाएगा जी। नदिया पातर पातर हो गए अर्थात नदिया में अब पानी की धार पतली हो गई हैं, पानी का जो धार है वो पतला हो गया है। और तरिया रोज अटावा थे, रोज तालाब अटा रहा है, रोज तालाब सूख रहा है। और खड़मा रुखवा खड़े उम्र के, खड़ अर्थात किनारा, नदी का किनारा। खड़मा रुखवा, रुख वृक्ष, पेड़, खड़े उम्र का, उम्र का अर्थात बहुत उम्र का, बहुत परिपक्व पेड़ खड़ा हुआ है। और वो गर्मी के ताप से ऐसा लग रहा है कि सूख गया है। तो उसका वर्णन नीचे लाइन में कहता है कवि, और टंगिया ताल कटावा थे। देखिए बहुत सुंदर इसमें किया, टंगिया ताल कटावा थे। टंगिया से जब हम काटते हैं, कुल्हाड़ी, टंगिया माने कुल्हाड़ी से जब काटते हैं तो गर्मी के कारण पेड़ ऐसा लग रहा है कि सूख गया है। और जब हम काटते हैं तो ठक 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 की आवाज़ आता है, तो ऐसा लगता है कि कोई ताल बज रही है। ऐसे कवि ने इसका ग्रीष्म ऋतु का, गर्मी ऋतु का इतना सुंदर वर्णन इसमें किया हुआ है। अब अगला पद देखते हैं, चटचट जड़ थे अंगना बैरी और तावा बन गए छानी। आप देख रहे हैं कि इस कविता में एक बड़ी विशेषता है। द्विरिक्ति शब्द बहुत आया है, चट चट, टप टप, साए साए, सिट्ठा सिट्ठा, ऐसे शब्द बहुत आए हैं इस कविता में। ये कविता की बड़ी विशेषता है। चट चट जड़ थे अंगना बैरी, अंगना आंगन, घर का आंगन कैसे जल रहा है? चट चट जल रहा है, और वो बैरी लग रहा है हमको। अंगना हमारा, जो हमारा बहुत मित्र है, अंगना के बिना घर अच्छा नहीं लगता। अंगना हमारा निस्तारी का जगह है, वो अंगना जो हमको सबसे प्रिय जगह है वो हमको लग रहा है बैरी। और वो कैसे हो रहा है? वो चट, जब हम अंगना से पार करते हैं तो चट 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 जल रहा है। तवा बन के छानी, हमारा जो छत है, जो हमारी छानी है, वो इतना तप गया है कि ऐसा लग रहा है कि मानो तवा बन गया है। देखिए यहाँ पर भी कवि ने सुंदर अलंकार का प्रयोग किया है कि तवा बन गया है। क्या तवा बन गया है? छानी तवा बन गया है। तवा बन गए छानी, इतने गर्म हो चुके हैं हमारे छत कि ऐसा लग रहा है कि तवा बन गया है। तवा, जब हम रोटी पकाने के लिए चूल्हे में तवा को रखते हैं और कितना गर्म हो जाता है, जब वो गर्म होता है तब तो रोटी पकती हैं। तो इसी प्रकार हमारे घर के छत तवा बन गए हैं। और टप 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 कारी पसीना नोहर भेगे पानी। और पसीना, जो तन से जो पसीना निकल रहा है, कैसा पसीना?
कारी पसीना, पसीना काला हो गया, शरीर इतना तप गया है कि पसीना जो भी निकल रहा है वो भी काला हो गया है, टप 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 के कारी पसीना। और नोहर बह गया पानी, पानी नोहर होना अर्थात मिल ही नहीं रहा है, जिसकी बहुत आवश्यकता है वो बिल्कुल नहीं मिल रहा है, उसका अभाव हो गया है। नोहर होना मतलब अभाव होना, उसका अभाव हो गया है। अगला पद देखते हैं, साए साए सोखत है पानी और अरबड़ मुँह चो पियाए। साए साए सोखत है पानी, अरबड़ मुँह चो पियाए। गर्मी के दिन में शरीर को पानी की बड़ी आवश्यकता होती है और शरीर बार बार पानी मांगता है, अर्थात पानी को सोख रहा है। और अरबड़ मुँह चो पियाए, मुँह चो पियाना मैं ऐसे सूख जाता है, चो पियाना अर्थात सूखना, मुँह सूख जा रहा है, बार बार मुँह सूख जा रहा है, पानी का अभाव हो रहा है, इसका मुँह सूख जा रहा है। और कुंवर ओठ माँ पपड़ी पड़ गए, ये हमारा कुंवर मुलायम, हमारा ये ओठ जब गर्मी पड़ती है तब आप देखते होंगे ये ओठ के ऊपर जैसे पपड़ी पड़ जाता है, कुंवर ओठ में पपड़ी पड़ गए और सिट्ठा सिट्ठा खावे। और जो हम भोजन करते हैं वो भोजन हमको कैसे लगता है, फीका फीका लगता है, सिट्ठा सिट्ठा, फीका फीका, सिट्ठा सिट्ठा माने फीका फीका लगता है। तो इस प्रकार गर्मी का एक प्रभाव जो मनुष्य के तन पर, मनुष्य के शरीर पर पड़ रहा है, उसके बारे में कवि ने इतना सुंदर वर्णन किया है। अब अगला पद देखते हैं, चारों कोती फूके आगी और तन में बरगे भुर्रा और खड़े मझनिया बैरी लागे सबके छाड़ी धुर्रा। चारों कोती फूके आगी, चारों तरफ ऐसे लग रहा है कि आगी फूंक दिया गया है, आगी बगरा दिया गया है, आगी फैला दिया गया है, आग फैला दिया गया है। और तन में बरगे भुर्रा, शरीर में भुर्रा बढ़ना, भुर्री, भुर्री जानते हैं ना कि जब हम ठंड के दिन में पैरा को ठंड से बचने के लिए जलाते हैं उसको भुर्री कहते हैं। तो तन, तो वो आग जो जलता है वो भुर्रा है, वो भुर्री है, उसी को कहता है कि कवि चारों तरफ फूके आगी और तन में बरगे भुर्रा। तो तन में ऐसा लग रहा है कि आग जल रहा है, ऐसा लग रहा है गर्मी के कारण। और खड़े मजरिया बैरी लागे, देखिए पिछले पद में भी आया है अंगना बैरी हो गए, यहाँ पर भी कवि कहते हैं खड़े मझनिया बैरी लागे। खड़े मझनिया अर्थात दोपहर ढल ही नहीं रहा है, ठहर गया है। खड़े मझनिया में ठहर जाना, मझनिया दोपहर, दोपहर ठहर गया है। और हमको तो बैरी लग रहा है कि जब ये दोपहर ढले तो हम थोड़ा सा ठंडा का एहसास करें। तो कवि बहुत सुंदर वर्णन करते हैं, खड़े मझनिया बैरी लागे और सबके छाड़ी धुर्रा, धुर्रा छाड़ दिया अर्थात सब व्याकुल हो गए, सब के सब व्याकुल हैं, सब परेशान हैं। अगला पद कहता है कि डामर लक लक तिपे, लस 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 बैठा थे और नस नस बिजली तार बने हैं, अंगरी अंगरी ऐठा थे। देखिए कितना सुंदर कवि ने ग्रीष्म ऋतु के बारे में कहा है कि डामर लक लक लकती पे है और लसलस लसलत ऐठा थे। डामर ऐसा पिघल गया है, ऐसा गर्मी में इस तरह पिघल गया है कि वह इतना तप गया है कि वो लक 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 तिपना, एकदम तप जाना, एकदम तप जाना, उसको बोलते हैं लक 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 लक। और इसका परिणाम क्या हो रहा है कि लसलस लसलस हुआ थे, लसलस लसलस बैठा थे। माने जब गर्मी के दिनों में डामर के सड़क में आप चलोगे और पिघल जाता है तो उसमें वो नरम हो जाता है, और जब आप पैर रखेंगे तो ऐसा लग रहा है कि वो बैठ रहा है। ये एहसास करके कवि ने इस पंक्ति को रचना किया है। और नस नस बिजली तार बने, और गर्मी के कारण हमारा शरीर का जो नस है वो बिजली के तार बन गए, अर्थात बिजली के तार की तरह बन गए हैं। ये नस उभर के आ गए हैं
ऐसे लग रहा है कि हमारे शरीर में पूरे बिजली के तार बिछे हुए हैं और अंगरी अंगरी ऐंठा थे और गर्मी का प्रभाव हमारे शरीर में इतना पड़ रहा है कि हमारे उंगलियां ऐंठ रहे हैं। ऐसे कवि ने अनुभवजन्य बात को यहाँ पर लिख के कविता को बहुत ही प्रभावी बना दिया है। चलिए इस पाठ के अंतिम 2 पद पर बात करते हैं। 2 पद के भावार्थ देखते हैं। लकर लकर में कैसे रेंगाऊं और धकर धकर जी लागे और हकर हकर पथरा फोरें हर हर के दिन आगे। लकर लकर में कैसे रेंगूं, इस गर्मी में मैं जल्दी जल्दी, लकर लकर माने जल्दी जल्दी कैसे चलूं। शरीर में तो क्षमता ही नहीं है। कवि कहते हैं शरीर में गर्मी के कारण अब क्षमता खत्म हो गई है, तो मैं लकर लकर जल्दी जल्दी कैसे चलूं। जी धकर धकर लग रहा है। धकर धकर होना बिल्कुल पस्त हो जाना, धकर धकर कर रहा है, एकदम से सांस फूल रहा है। तो धकर और हकर हकर पत्थरा फोड़े, पत्थर फोड़ते हैं तो ऐसा लगता है कि हकर हकर कर मेहनत कर करके मैं पत्थर को भी फोड़ रहा हूँ इस गर्मी के दिनों में। और हर हर के दिन लागे, ये दिन, गर्मी के दिन को हर हर के दिन कहते हैं, हर हर का दिन कहते हैं। मतलब इसमें बिल्कुल सब चारों तरफ शांत सा माहौल रहता है, चारों तरफ जल रहा है, पानी का अभाव है। इन तमाम परिस्थितियों को देखकर गर्मी के दिन को हर हर का दिन कहते हैं। लहर तहर सबके परान है, लहर तहर सबके परान है और केती सांस उड़ाही। सबके प्राण, सबका जीव, सबके तन, लहर तहर होना अर्थात व्याकुल होना। लहर तहर सबके, सबका जीव, चाहे वह पशु हो, चाहे वह पक्षी हो, चाहे वह मनुष्य हो, सबका जीव लहर तहर, सबका जीव व्याकुल है। केती प्राण उड़ाही, प्राण ऐसा लग रहा है कि प्राण कब और कैसे उड़ जाए इसका भी पता नहीं। और आखिरी 2 लाइन आप देखिए, आखिरी 2 लाइन बहुत गजब की बात इसमें संत पवन दीवान जी ने कह दिया है। बुढ़बे जब मन के दहरामा, बुढ़बे जब मन के दहरामा तरफत जीव जुड़ाही। बहुत गंभीर अर्थ है इसका। हम सामान्य ऊपर ऊपर से देखते हैं तो ऐसा लगता है जब हम मन के दहरा, दहरा माने नदी का वह गहरा भाग जहाँ पानी हमेशा रहता है उसको दहरा बोलते हैं। दहरा का पानी कितनी भी गर्मी हो, दहरा का पानी नहीं सूखता, ऐसी मान्यता है। तो जब मन के धारा, मन के गहराई में जब डूबोगे, मन के जब गहराई में हम डूब जाएंगे, तब हमारा यह जीव इस गर्मी में व्याकुल है, जो तड़प रहा है, वो शांत होगा। अर्थात मन को शांत करेंगे इस गर्मी में के दिन में, तब हमारा यह जीव जो तड़प रहा है, जिसमें तड़फन है, वो तड़फन ठंडा होगा, शांत होगा। ये कवि, और इसके आंतरिक भाव और देखते हैं। चूँकि संत पवन दीवान जी एक आध्यात्मिक व्यक्ति थे, उनके अंदर आध्यात्मिक चिंतन था, चेतना थी, इसलिए वो एक भाव और दिखता है जो आध्यात्मिक भाव है। जब हम मन के धारा में डूब जाते हैं, मन की गहराई में जब डूब जाते हैं, तब हमें वह अंतिम सत्य, जिसको हम मोक्ष कहते हैं, अंतिम सत्य जो मन की विचलन है, वो मन का विचलन, मन की व्याकुलता, वो शांत हो जाता। ये उसका आध्यात्मिक पक्ष भी, क्योंकि वो कवि भी थे और आध्यात्मिक व्यक्ति थे, प्रवचन करता थे और ज्ञानवान पुरुष थे, इसलिए ये गंभीर बात भी उन्होंने कविता के माध्यम से कह दी है। अब हम इस पाठ के प्रश्नोत्तर को देखते हैं। हमको समझना होगा प्रश्नोत्तर क्यों। वास्तव में बच्चों, प्रश्नोत्तर का आशय होता है कि हम इस पाठ को कितना समझ पाए हैं। वास्तव में प्रश्नोत्तर स्व का मूल्यांकन है, स्वयं का मूल्यांकन है। यदि हम पाठ को भली भांति समझ चुके हैं तो हम सहजता से प्रश्नोत्तर कर सकते हैं। यदि हम नहीं समझे हैं तो ये प्रश्नोत्तर हमें फिर से समझने का अवसर देता है। तो हमें प्रश्नोत्तर को हमेशा सीखने का एक साधन के रूप में मानना चाहिए
और हमें एक पुनरावृत्ति करने का अवसर देता है, ये भी हमको समझना चाहिए। इसका पहला प्रश्न है, टगल टगल के सूरज झरत है, क्या आशा है? प्रश्नोत्तर में कहता है इसका क्या आशा है? तो इसका अर्थ, इसका आशय बहुत सामान्य सा है कि गर्मी इतनी बढ़ गई है कि सूरज अर्थात सूर्य पिघल रहा है, और वो पिघल रहा है तो नरम हो गया है, और पिघल गया है इसलिए वो बार बार उसके किरणें झर रहे हैं, ये इसका अर्थ है। तो सूरज गर्मी के कारण, ग्रीष्म ऋतु अधिक तापमान होने के कारण पिघल रहा है और उसके किरणें झर रहे हैं, ये इसका आशा है। इसका दूसरा प्रश्न है, तेज गर्मी के एहसास को अपने शब्दों में लिखो। तो जब हम पूरा पाठ पढ़ चुके हैं और तेज गर्मी के बारे में कवि पवन दीवान ने बड़े ही सुंदर ढंग से व्यापक वर्णन किया है, तो यदि हम इसको समझ गए हैं तो इसको अपने शब्दों में लिखना चाहिए। लगभग बच्चे क्या करते हैं, कुंजिका पढ़ते हैं और जो अर्थ कुंजिका में दिए हुए होते हैं उसको ज्यों क्यों त्यों लिख देते हैं। वास्तव में इसका अर्थ यह नहीं होता कि हमने अच्छा किया, बल्कि जब हम स्वयं समझ जाएंगे और अपने शब्दों में इसका उत्तर लिखेंगे तब हम मानेंगे कि हाँ, हमने पाठ को बेहतर ढंग से समझा। इसलिए इसका उत्तर मैं बना बुनाया नहीं दूंगा, इसके उत्तर को आपको स्वयं लिखना है और अपने शब्दों में लिखना है, पुस्तकी शब्दों में नहीं लिखना है। तीसरा प्रश्न है, ग्रीष्म काल में झांझ चलने से मनुष्य किस किस प्रकार से प्रभावित होता है? तो झांझ जब चलता है तो स्पष्ट कहा है रचनाकार ने कि तिबगे कान झवागे चेथी और पांव परत है एती होती। तो ग्रीष्म काल में झांझ चलने से मनुष्य के कान तीब जाते हैं, अर्थात अत्यधिक गर्मी हो जाने से कान तीब गया है। और चेथी अर्थात हमारा ये सिर का पीछा भाग ये झंवा गया है, इसको मैंने अर्थ बताते समय इसकी व्याख्या कर दी है। और इस झांझ चलने के कारण हमारे पैर इधर उधर हो रहे हैं, ये इसका अर्थ है। इसमें ये प्रभाव मनुष्य में इस तरह के प्रभाव दिखते हैं। अगला प्रश्न है, चढ़ चढ़ जरथे अग्ना बैरी और तवा बन गए छानी, टप 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 के कारी पसीना नोहर हो गए पानी। अर्थात जैसे कि हमने अर्थ समझाते हुए आपको बताया है कि चट चट जरथे अंगना बरी, जो आंगन हमारे सुख के लिए है, जो हमारे घर का बहुत महत्वपूर्ण भाग है, वह भाग भी गर्मी के कारण इतना तप गया है कि यदि हम आंगन में भी आते हैं तो हमारे पैर चट 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 जलते हैं। और तवा बन के छानी, हमारा जो छत है, जो हमारी छानी है, वो इतना तप गया है कि ऐसा लग रहा है कि मानो तवा बन गया है। देखिए यहाँ पर भी कवि ने सुंदर अलंकार का प्रयोग किया है कि तवा बन गया है। क्या तवा बन गया है? छानी तवा बन गया है, तवा बन गए छानी। इतने गर्म हो चुके हैं हमारे छत कि ऐसा लग रहा है कि तवा बन गया। तवा, जब हम रोटी पकाने के लिए चूल्हे में तवा को रखते हैं और कितना गर्म हो जाता है, जब वो गर्म होता है तब तो रोटी पकती है। तो इसी प्रकार हमारे घर के छत तवा बन गए हैं। और टप 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 के कारी पसीना, टप 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 के कारी पसीना और नोहर हो गए पानी। इतनी गर्मी, इतनी गर्मी, इतनी गर्मी कि हमारे शरीर से पसीना टप टप चूह रहे हैं। देखो, पसीना को उन्होंने कारी पसीना कहा, पसीना केवल नहीं कहा, कारी पसीना। अर्थात जब अत्यधिक गर्मी होती है और हमारे शरीर से जब पसीना होता है तो शरीर का हमारा जो मैल होता है वो भी उसके साथ मिल जाता है और उसके कारण पसीना का रंग काला हो जाता है। तो मेहनतकश लोगों को आप जब देखेंगे, और मेहनतकश लोग जब गर्मी में काम करते रहते हैं और जब काम करते रहते हैं और उसके शरीर से जब पसीना झड़ते रहता है, तो वो कवि ने अनुभूत करके इसको लिखा है। और पानी नोहर हो गया है,
यानी पानी का सर्वत्र अभाव हो गया है। इस कविता का, इस पंक्ति का यह अर्थ है। अगला प्रश्न कहता है ग्रीष्म ऋतु में पानी का अभाव हो गया है किन किन पंक्तियों में। तो आप पढ़ेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाता है। तीसरे पद में, चौथे पद में और पांचवें पद में इसका उल्लेख हुआ है। इसको आप देख सकते हैं। ये हमने अर्थ बताते समय एक प्रश्न का उत्तर दिया था, उसको फिर से समझ लें। इसमें दो शब्द आए हैं, दो सांस्कृतिक शब्द आए हैं जो आज ये शब्द हमको मिलते नहीं और ये परिस्थितियां भी नहीं मिलती। एक पहला पलपला और दूसरा भोमरा। इसका क्या आशा है? ये प्रश्न कहता है कि पलपला और भोमरा का क्या आशा है। तो पलपला हमने बताया था कि जब आग खप जाता है, जब हम पहले चूल्हे में जब भोजन बनता था, आज तो सबके घर गैस सिलेंडर से खाना बनता है, तो आज के बच्चों को ये पलपला का एहसास भी नहीं होगा। तो जब चूल्हे में खाना बनता था और खाना बनने के बाद उसमें जो आग बची हुई होती थी वो एकदम खप जाता था। या गोरसी, पहले घर में गोरसी भी होता था और ठंड के दिन में हमारे बुजुर्ग गोरसी में आग रख के तापते थे। तो जब आग एकदम बुझ जाता है, हमें ऊपर से आग नहीं दिखता, किंतु जब हम हाथ लगाते हैं तो गर्मी का एहसास होता है, आग होने का एहसास होता है। तो राख का वह बारीक बारीक कण जिसमें आग दिखता तो नहीं है, किंतु उसमें तपस है, उसमें गर्मी है, उसमें के अंदर आग है, और यदि आप हाथ डालेंगे तो आपका हाथ जल भी सकता है। हम जब बच्चे थे तो हम उसमें कांदा या आलू भून के खाते थे और बहुत सुंदर उसमें भून जाता था। तो ये पलपला है। और भोमरा, भोमरा का अर्थ होता है, आजकल तो सब जगह पक्की सड़क हो गई हैं, डामर वाली सड़क जिसमें कोल तार बिछी हुई हैं, तो आजकल तो वो पैडगरी दिखता नहीं या वो गाड़ा रावण का वो धरसा नहीं दिखता। तो पहले बैलगाड़ियाँ चलती थी या लोग पैदल चलते थे, पक्की सड़कें नहीं थी। तो जिस रास्ते से, जिसे हम लोग गाड़ी रावण भी बोलते थे, गाड़ी रावण बोलते थे, तो जिस रास्ते से बैलगाड़ी चलती थी उस रास्ते के मिट्टी धूल में बदल जाती थी और इतने बारीक कण हो जाते थे, इतने बारीक धूल बन जाते थे। और वो धूल जब ग्रीष्म के आताप उस पर पड़ता था तो ग्रीष्म के आताप का कारण इतना तप जाता था कि हमारे पैर जलते थे। जब पहले चप्पल पहन के भी नहीं चलते थे, लोग खाली पैर चलते थे। अब तो हर कोई चप्पल जूता पहन के चलता है, पहले लोगों के पास चप्पल जूता भी नहीं होता था। तो उस बारीक मिट्टी में हमारे पैर जलते थे, तो उसको कहते थे भोमरा। भोमरा तिप गया है, वो मिट्टी के कण या वो धूल के तपने को भोमरा कहते थे। अगला प्रश्न है, हर हर के दिन आगे का क्या आशय है, उससे आप क्या समझते हैं? हर हर के दिन आना अर्थात ग्रीष्म ऋतु का आना है, अर्थात ऐसे ऋतु जहाँ सब तरफ सूना सूना सा लगता है, उसे इस ग्रीष्म ऋतु को हम हर हर के दिन कहते हैं।